नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 2 हफ्ता पहले एक पोस्ट दिया था और मैंने बताया था कि मैं विक्की वर्मा जी को ले आऊँगा और उनका साक्षात्कार प्रस्तुत करूँगा। विक्की वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। विक्की जी मेरे साथ हैं, सबसे पहले इनका स्वागत कर लें। विक्की जी नमस्कार, हमारे मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की जी के बारे में, विक्की जी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, उनकी जुबानी सुनिएगा। और विक्की जी ने जब संघर्ष करते हुए परिश्रम किया तो इनके कई जगह चयन हुए। भारत सरकार की जो अनुवादक परीक्षा लेती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी परीक्षा में 2 श्रेणियों में सफल हुए। उसके बाद इन्होंने और भी कई परीक्षाएं पास की, उन्हीं की जुबानी आइए हम सुनते हैं। चलिए फिर हम विक्की जी से ही जानते हैं। विक्की जी, आप दर्शकों को ये बताइए, आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में, और उसके बाद आपने कहाँ पहले नौकरी किया या क्या किया, आप संक्षेप में दर्शकों को बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय को बुलाया और जिस का हकदार नहीं था मैं, पर मुझे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से वो सफल प्रयास करने की, ताकि आपको मैं प्रेरित कर सकूँ या अपने जीवन लाइफ के द्वारा। तो मैं ये बताना, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज से 2010 में पास की। पास करने के बाद फैमिली स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके बाद मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया। बीपीओ ज्वाइन करने के बाद मैं 3 साल तक काम किया। काम करने के बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई की तरफ देखने का मौका नहीं मिला। सडनली जब मैंने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पूरी कर ली तो उसके बाद मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने पीजीडीडी डिप्लोमा किया 2013 में। उसके बाद फिर मैंने 2015 तक एमए अपनी कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ाई को जारी रखा था, सोचा कि शायद नौकरी हो जाए तो काम आ जाए मेरा, पर मैंने उसे छोड़ा नहीं था। इसके बाद 2016 में मेरा सबसे पढ़ाई जो था, डीआरडीओ की परीक्षा जो थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, लगभग सिलेक्शन हो गया था। उसमें मैं वेटिंग लिस्ट में था, 16 सीट थी उसमें वेटिंग लिस्ट में था। उसके बाद ही मैंने बीपीओ का काम जो 5.5 साल मेरी हो चुकी थी, मैंने वहाँ छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने बोला कि जब यहाँ तक आ चुका हूँ तो अब आगे भी मैं कर सकता हूँ। ये सबसे अच्छी बात आप बताएं कि आपने बीपीओ से शुरुआत की। अमूमन मैंने देखा है कि लोग एक बार जब नौकरी करने लगते हैं तो पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि नहीं आती, और विक्की जी ने बीपीओ छोड़ करके फिर पढ़ाई शुरू किया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अनुवादक बनने के लिए क्यों आप आए? आप और किसी जॉब में जा सकते थे, ग्रेजुएट थे तो एसएससी की और भी परीक्षाएं होती हैं। सर, पहला अनुवादक बनने का कारण यही है कि मैथ जो है जी, मैथ मेरे से बाउंसर रहा है हमेशा। तो मैंने ये देखा कि ये क्षेत्र है, अंग्रेजी सबके पल्ले तो पड़ती नहीं है। मैंने भी कोशिश की, पर अंग्रेजी को लेकर मैंने 6 महीना तक स्ट्रगल किया था। 6 महीने के बाद मैं अंग्रेजी के पास पहुंचा। उसके बाद मैंने करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं इस क्षेत्र में आ सकता हूं। पर इसकी पढ़ाई मैंने 2014 से ही शुरू कर दी थी। पहली बार मैं 2014 में जब एसएससी के एग्ज़ाम में बैठा था तो 114 पे मेरिट बनी थी फर्स्ट पेपर की, और मेरा पहली ही बार 105 आया था। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला। फिर मैं 2016 के में बैठा एसएससी के परीक्षा में, बोला कि इस बार और मेहनत करता हूँ। तो इस बार जब मेरिट बनी 123 पे मेरा 119 आया। मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। मैं बोला कि चलो 2017 की मैं तैयारी करता हूँ। 2017 तक भी तैयारी की, और उस टाइम पे मैं अपने आप को झोंक दिया था। और 2017 में भी मेरे लक साथ नहीं दिया। उसमें क्या हुआ कि जनरल की परीक्षा में 140 का मेरिट बना था और मेरा आया था 138.5। वहाँ पे मेरे लिए बहुत ही लगा कि मेरा अब कुछ नहीं हो पाएगा, शायद इतना कट रहा है, मेरे लायक नौकरी नहीं है, ये नहीं है। पर मैंने संघर्ष जारी रखा, गिव अप नहीं किया था। मैं सोचा कुछ तो होगा। मतलब आपका अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, रात को रोते हैं, पर ये चीज़ मेरे पे भी बीती है। पर मैं रात को रोया, पर सुबह उठकर मैंने किताब को पकड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरे को कुछ लेके जा सकता है और कोई नहीं लेके जाएगा। तो उसके बाद मैंने जारी रखा। जारी रखने के बाद मैंने फिर 2018 में मैंने फिर से 2019 में दिया एग्ज़ाम एसएससी का। उसमें मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ, सेकंड पेपर में बैठा। पर उससे पहले मेरी पहली जॉब निकल गई थी, और वो पहला जॉब था मेरा जूनियर ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज, आपका पेट्रोलियम मंत्रालय में था। भारत कोई लिमिटेड बोलकर कंपनी थी, चेन्नई के मनली में।
हाँ, बामन लॉरी। इनकी पहली नौकरी जो हुई थी वो बामन लॉरी हुई थी और अच्छी सर्विस थी। सर्विस अच्छी थी पर काफ़ी दूर था मेरे घर से। माँ बाप भी अब एज में आ चुके थे, तो सडनली 1.5 महीने बाद मेरी एक दूसरी जॉब का जब ऑफ़र आया कि मेरा एम्स भुवनेश्वर में आ गया है, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन देने की सोच ली और वहाँ से रिज़ाइन देने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ज्वाइन किया। और एम्स भुवनेश्वर में जैसे ही ज्वाइन किया मेरी तीसरी कॉल लेटर आ गई, मेरी FCI में भी निकल गया। मेरा FCI में निकला, उसमें भी मेरा 6ठे नंबर पर नाम था। और मेरा उसके बाद मेरी 2 जॉब और आई जो SSC का फेज़ 7 और 6 होता है, उसमें एज ए रिसर्च ऑफिसर ऑफ लैंग्वेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी भी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बस चयन कब करेंगे ये मुझे नहीं पता है। साथ ही साथ अभी महीने भर पहले मेरे को एक और खबर आई कि मेरा टीचर का भी जॉब निकल गया है। तो मैंने अपने क्षेत्र में मात्र अनुवादक की तैयारी नहीं की थी, मैंने एक ऑलराउंडर बन के तैयारी की थी। कि विक्की जी ने हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं हारना बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत इन्होंने किया था बामन लॉरी से, बामन लॉरी छोड़ने के बाद बामन लॉरी से चयन होता जा रहा है। ज्वाइन नहीं करते हैं वो अलग बात है, ये दूसरों के लिए स्थान छोड़ दे रहे हैं, पहले ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा तो स्टार्ट नहीं होगा, ये इनकी बहुत अच्छी आदत है। आप लोगों ने देखा और आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि और भी परीक्षाएं ये पास करेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी टोटल स्ट्रैटेजी कैसी रही, आप मुझे बताएंगे कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे और क्यों पढ़ते थे? सर, अगर इस क्षेत्र के लिए अगर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले एक समय डिसाइड करना पड़ेगा। वो समय में डिसाइड क्या होगा कि आपको उसी समय आपको फोकस देना पड़ेगा पढ़ाई पर, कि अगर मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी दूसरी लाइफ भी छोड़ दो। पर अगर मान लीजिए किसी कोई इनविटेशन है या मुझे कहीं जाना है, तो ये नहीं कि मैंने जो शेड्यूल रखा हुआ है सुबह में पढ़ने का तो मैं शाम को नहीं पढ़ सकता। अगर मेरे को सुबह में जाना है तो हम सुबह में चले गए पर उस पढ़ाई को शाम को कंप्लीट किए। अगर मुझे कल सुबह जाना है तो मैं उस पढ़ाई को रात में कंप्लीट करूँगा। और ये मेरा सबसे अच्छा था, मैं कोई भी काम करता था तो सबसे पहले मैं अपने 8 घंटे की पढ़ाई दे देता था, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलना। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो मोबाइल मैंने 8 घंटा स्विच ऑफ रखा है जब भी मैं पढ़ता था। रीज़न ये था क्योंकि आपके फैमिली के कॉल आएंगे, आपके फ्रेंड्स के कॉल आएंगे, अगर आप किसी के दोस्त हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनके भी कॉल आएंगे जो आपके लिए सबसे बड़ा डाइवर्जन है। और एक मेन ये चीज़ था, मैं अपने टाइम पे जब पढ़ा था अगर मैं एक बार बैठ जाता हूँ तो 8 घंटे के बाद ही उठता था। क्योंकि मैंने भी सुना है कि आपने अपने BPO के अनुभव को यहाँ खूब लगाया। जैसे BPO में आप बैठते थे, बोर्ड में बैठे हैं तो आप 8 घंटे से पहले पानी पीने भी नहीं उठते थे। बिल्कुल, आपका प्रॉब्लम मेरा ये था कि अगर मुझे मेरे अंदर ये लगता था कि अगर मैं पानी पीने के लिए भी उठूँगा, अगर मैं पानी पीता हूँ तो मेरे लिए 5 मिनट का डाइवर्जन होगा। अगर मैं बाहर निकलता हूँ लोग मुझे बोलेंगे कि चलो मेरे साथ चलो, तो ये मैं एक कमरे में बंद हो जाता था। और मुझे अगर मेरा गला भी सूखता तो मैं सिर्फ 1 ढक्कन पानी पी लिया करता था ताकि उससे सिर्फ मेरा गला ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पढ़ाई का फोकस आपको रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। और ये भी है, आप अपनी दूसरी लाइफ भी इंजॉय करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी पढ़ाई को ही देनी होगी। आप फेल होते हो निराश मत हो, रोते हो निराश मत हो, वापस उस किताब को पकड़ो, वो किताब आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, ये नहीं कि आप उसे छोड़ दिए। ठीक है, अगर आपने किताब को ठुकराया, आपने किसी चीज़ को ठुकराया, वो वापस आपको नहीं अपनाएगा। आप अगर उसको अपनाते हैं दिल से, मेहनत से, तभी वो आपका अपना होगा। और मैंने ये करके देखा है, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। एक बात और आप बताइए, ये तो हो गया आपकी स्ट्रेटजी, अगर इसका अनुपालन करें तो मुझे लगता है सफल होने में संदेह नहीं है। लेकिन अंग्रेजी कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, वो थोड़ा सा बताएं लोगों को। अंग्रेजी के लिए तो जैसे कि मेरा तो फेवरेट बुक था एक लूसेंट इंग्लिश, ठीक है, और अजय सिंह का एक बुक था जिससे मैं पेपर सॉल्व किया करता था। किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ते कैसे थे? जैसे मान लीजिए आप और कहीं तो पढ़ने जाते नहीं थे, खुद ही कुआं खोदो और पानी पियो वाली बात रही है। हाँ तो सर, वो चीज़ें तो है। कुछ मन में कौतूहल हुआ, कैसे करते थे? हाँ, एक तो प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने BPO छोड़ दिया था तो मेरे पास पैसों के अभाव आ गया था, तो मैं तो कहीं ज्वाइन नहीं कर सकता था। और दोस्त लोगों ने भी कहा कि जब तक अनुवादक बनने के लिए कहीं ट्यूशन ज्वाइन नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि मैं एक कोशिश करता हूँ। उस कोशिश में मैंने अपने 2.5 साल लगाए हैं। और आपको एक एक टॉपिक चुनना पड़ेगा रोज़ का। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो एक दिन वो अंग्रेजी ही पढ़ो, और अगर हिंदी पढ़ते हो तो एक दिन।
आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 2 घंटे अंग्रेजी कर रहे हो तो 2 घंटे अंग्रेजी करो, 2 घंटे हिंदी करो, फिर 4 घंटे आप पेपर सॉल्व और ट्रांसलेशन का अनुवाद, जो अनुवाद करना है आपको वो करना ही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर 1.5 घंटा रोज़ का आपको अनुवाद करना ही है मस्ट, तभी आपको हो पाएगा, तभी आपका। मैं अपने अनुवाद जो करता था उसका टीचर मैं खुद ही था। मैं आज अनुवाद करता, कल सुबह उसको खुद ही देखता, खुद ही एनालाइज करके खुद ही करेक्शन करता, खुद ही। उसके बाद ही मैं किसी के पास नहीं गया, बस यूट्यूब का 1-2 वीडियो देख लिया करता था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पर मेरे पास किताबें थी, मैं किताबों से ही सीखा हूँ। कहा भी जाता है कि किताबों से दोस्ती कर लें अगर, तो आपकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मुझे लगता है कि एक बात तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं? जैसे आप अनुवादक बनने आए या फिर कहीं कमी हुई, सहारा किस किसने दिया, उसके बारे में मुझे बताएं। सहारे में तो मेरे 2 दोस्त हैं सर, ठीक है। एक मेरा दोस्त नेवी में प्रकाश है, प्रकाश साव, वो मेरा जिगरी दोस्त है। और एक दूसरा है जो साइबर में काम करता है, सुबोध कुमार ताती नाम है, वो मेरा फॉर्म भरा करता था, मैं जाता था जब हमेशा। और वो प्रकाश मेरे साथ हमेशा स्टैंड बाय में खड़ा रहा। कभी भी कुछ भी हुआ वो मुझे बोलता था कि तेरा हो जाएगा, तू चिंता मत कर, ठीक है। लोगों का देर होता है पर होता है, और मेरा हुआ। और मेरा लक भी ऐसा था कि आप यकीन नहीं करोगे कि 15 सितंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उस दिन मेरा 30 साल पूरा हुआ था। 16 सितंबर को मैंने नौकरी ज्वाइन की। गिव अप नहीं करना है, अगर आपने कर दिया तो आपका फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने सुना है, चूँकि वर्मा जी हैं इसलिए ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, और तारीफ़ की बात यह है कि इन्होंने प्रण कर रखा था कि मैं कैटेगरी का लाभ नहीं लूँगा। सही बात है? जी जी सर, एक्चुअली प्रण लेने का कारण भी ये था कि मेरे कुछ और भी दोस्त थे जिनका एसएससी में चयन हुआ। उन लोगों ने उस कैटेगरी में ना रहने की वजह से दूसरे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाए, और उन्होंने चयन लिया 2014-16 में ले लिया। और मुझे ये कहा गया कि जब तक तू सर्टिफिकेट बनाएगा नहीं तब तक तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तब से मैंने ये सोच लिया था अब तो मैं जनरल से लेकर ही रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, और मैंने ये करके दिखाया। बहुत अच्छी बात है, आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि आपने अपने हिम्मत से काम लिया और कठिनाई में दोस्तों ने साथ दिया। मैं चाहूँगा कि आप भी अगर ऐसे दोस्त हैं तो अपने दोस्तों को आगे बढ़ाएं। चलते चलते विक्की जी, आप दर्शकों से कुछ और बताना चाहें। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं। कई लोग कहते हैं कि 6 एग्ज़ाम दे देते हैं, अब मेरा नहीं हो रहा है, शायद मेरी सरकारी नौकरी मेरे पास नहीं है, ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने टोटल 24 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। उन 24 एग्ज़ाम में मेरा 6 एग्ज़ाम निकला है। मेरा पहला एग्ज़ाम निकला बामन लॉरी में, जो जूनियर ऑफिसर का था। उसके बाद तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया होगा। 24 एग्ज़ाम तक किसी के पास पेशेंस नहीं होता। लोग 10-12 एग्ज़ाम देने के बाद ही अपना पेशेंस खो देते हैं, बोलते हैं सरकारी नौकरी मेरे नसीब में नहीं है। अगर आपको लड़ना है तो मैदान में खड़ा रहना पड़ेगा, गिरो उठो चलो, पर आप किताब पकड़ो, उसको देखो, पढ़ो। और गाइडेंस के लिए सर हैं, सर से आप संपर्क में हैं तो उनसे लीजिए, क्योंकि मैं भी आया था इनके पास, ठीक है। मैं ये जानने के लिए आया था कि मैं आखिर मेरी नंबर से क्यों कट रहा है थोड़ा थोड़ा, आखिर मेरे में क्या कमी रह गई। तो हर मार्गदर्शन के लिए गुरु का होना ज़रूरी रहता है, ये जान लीजिए। मेरे आने के बाद मेरे को यहाँ से काफ़ी कुछ मिला। मैं शायद आपके पास शायद 2 ही महीने था, सिर्फ 2 ही महीने में मैंने अपने आप को देखा कि मेरी कहाँ पर गलती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद शायद 2 महीना ही टिका, तीसरे महीने में मेरी जॉब हो गई और फिर मैं निकल गया चेन्नई के लिए, पहली जॉब। और पहली जॉब मैं सोच रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ। सर ने ही कहा कि पहली जॉब है, आप चले जाओ। और जब मैंने वहाँ जॉब किया तो फिर उसके बाद तो जॉब के तो मतलब आते ही रहें, आते नहीं। पर एक ही बात कहूँगा कि अगर आप जॉब ले लेते हैं तो सामने वालों को भी जॉब लेने का हक दीजिए। आज के दौर में इतना क्राइसिस है जॉब का, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, इतनी बुरी तरह से लोगों की मानसिकता इतनी भटकी हुई है। अगर आपका जॉब हो जाता है, आप किसी बड़े लेवल की तैयारी करें या कुछ बड़ा सोच कर करें, ये ना कि आप दूसरे की सीट ले लें, या आपका दूसरी जगह पे चयन हो चुका है तो हम उसको एक्सटेंशन दे दिए दूसरे का, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले को मौका ना मिले। आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस क्षेत्र में हैं, जिन्होंने अपने समय में ये चीज़ भोगा है या जिन पर ये चीज़ बीता है,
कि उन्होंने कभी वो दोस्तों को कहा था तुमने क्यों बोला, क्यों एक्सटेंशन दिया, आज आप वही कर रहे हैं, तो आप में उनमें फ़र्क क्या रह गया? आप दूसरों को मौका दीजिए। मेरी 6 एग्ज़ाम हो गई हैं, पर मैं अभी एक ही जगह पे हूँ, एक जगह छोड़ दिया और मैं दूसरे जगह पे, उसके बाद मैं कहीं नहीं बैठा। सर भी मुझे हमेशा जज करते रहे हैं कि विक्की जी आप बैठिएगा, मैंने बोला नहीं सर नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी एक सीट यहाँ चली जाएगी, एक बंदे की नौकरी मैं नहीं ले सकता, उसका मैं भोगा हूँ मैं उस सर्विस को। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी इस क्षेत्र में हैं, जिन्होंने एक्सटेंशन डाल के अपनी मानसिकता को इस तरह से बनाया है, कृपया आगे आने वाले लोगों को मौका दें। उनके पता नहीं उनकी परिवार किस से गुजर रहा है, आप नहीं जानते हैं। बहुत हालत ख़राब है आज के, और अभी के टाइम पे 21वीं सदी में हम हैं, पर जॉब का क्राइसिस आप देख सकते हो कि कोरोना महामारी की वजह से है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है उन्हीं लोगों से कि कृपया एक्सटेंशन ना लें, अपने ही जॉब पे रहें, कुछ करना है तो बड़ा करें, और लोगों को जो वेटिंग लिस्ट से हैं उनको मौका दें, ताकि वो भी अपने क्षेत्र का लाभ उठाकर सर्विस करें, ताकि उनको पता चले कि वेटिंग लिस्ट से आए हैं तो अपने कार्य का महत्व भी समझेंगे वो। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी, आप हमारे मंच पे आए। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा, अगर आप में से कभी कोई विक्की जी से संपर्क करना चाहे, मुझे संदेश भेज दें, मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा। क्योंकि नंबर सोशल मीडिया पे देना उचित नहीं है, तो आप मेरा नंबर है, आप उससे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।